नमस्कार मित्रों, मैं विजय ग्रोवर। आज आपके पास फिर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने। आज का मुद्दा है बलात्कार, कारण और समाधान। मित्रों, अभी पिछले कुछ दिनों कोलकाता में एक बड़ा विभत्स बलात्कार कांड हुआ था, जिसमें कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या भी कर दी गई। सारा देश बहुत भयंकर क्रोध में है, क्षोभ में है। बहुत तरह की मांगे आ रही हैं, अपराधियों को दंड दो, कड़े कानून लाओ, ये करो वो करो। और पश्चिम बंगाल सरकार सोना हरकत में आ रही है और एक बहुत कड़ा कानून लाने की कोशिश कर रही है। इसमें इस बारे में पहले बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में बहुत कड़े कानून बलात्कार से निपटने के लिए मौजूद हैं। कोई ही कड़े कानून की ज़रूरत नहीं है लाने की। ज़रूरत है कि जो हमारे पास कानून उपलब्ध है उसका कड़ाई से पालन किया जाए। तो दोस्तों, मैं इस बारे में बात करूं तो इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, इसकी पृष्ठभूमि पर जाना चाहूँगा, क्योंकि ये एक तरह से एक बीमारी है, ये समाज की बीमारी है, एक अपराध है। और कोई भी अपराध बिना किसी कारण के होता नहीं है। मूल कारण हो या साथ के उसके स्वाभाविक सपोर्टिंग रीजन हो कारण हो, तो इन पर बात करना बहुत जरूरी है। तो खाली महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें बलात्कार सबसे विभत्स और सबसे घिनौना अपराध है। तो खाली बलात्कार ही महिलाओं के विरुद्ध अपराध नहीं है, इनसे छेड़छाड़ भी होती है, इनको तंग भी किया जाता है, इनका स्त्रीत्व भी भंग किया जाता है, जिसको कहते हैं टू आउटरीच द मोडेस्टी ऑफ ए वुमन। इनको मोलेस्ट किया जाता है, इनके साथ तंका झांकी की जाती है, जिसको कानून की भाषा में वॉयरिज्म कहा जाता है। आगे पीछे घुमा जाता है, इनको गलत संदेश भेजे जाते हैं, जिसको स्टॉकिंग कहते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा। बहुत कड़ी सजाओं का प्रावधान है। सन 2013 में जब निर्भया कांड हुआ था, सारे देश को पता है, तो देश में आपराधिक कानूनों में परिवर्तन आया। अब नई भारतीय न्याय संहिता एक व्यवस्था जो लागू हो चुकी है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जो आईपीसी के बदले है, इसमें भी बहुत सख्त कानूनों का प्रावधान है। और बहुत गलत और घिनौने किस्म के अपराध में, जहां बहुत भयंकर तरीके से अपराध हो, वहां मृत्युदंड का भी प्रावधान है। पर क्या ये मृत्युदंड का प्रावधान तो 2013 में आ गया था? तो क्या 2013 के बाद से लेके अब तक बलात्कार की घटनाएं रुकी हैं? नहीं रुकी हैं, बहुत हो रही हैं। कोलकाता में हुई, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। अपने जानकार लोग भी करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं और अनजान भी करते हैं। तो ये सबका कारण क्या है? तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो इसको समझना बहुत जरूरी है मित्रों, कि ये बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ ये अपराध होते ही क्यों हैं। तो आप ये सोचेंगे कि ये आदमी क्या बात कर रहा है, तो मैं बात करना चाहूंगा मानव जीवन के तीन मुख्य कारकों की, थ्री ड्राइविंग फोर्स, जो मानव जीवन को चला के रखती हैं। उसको मैं अपनी भाषा में एमएसपी कहता हूँ। ये एमएसपी नहीं है जिसके लिए वो किसान, तथाकथित किसान आंदोलन कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये है मनी, सेक्स और पावर। मनी यानी धन संपदा, सेक्स यानी काम भावना, और पावर यानी सत्ता। हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन दे रखा है अलग अलग तरीके से, काम, क्रोध, मद, लोभ। ये तीन कारक हैं जो जीवन को चला के रखते हैं। ठीक तरीके से चला के रखें तो जीवन जीवन बन जाता है, एक मानव की तरह आदमी अपना जीवन ठीक जी लेता है। यदि इनकी भावनाएं, इनकी मात्राएं, इनकी इच्छाएं एक बहुत ज्यादा सीमित हो जाएं, हद से ज्यादा गिर जाएं, तो वही व्यक्ति देवता या ईश्वर बन जाता है। और एक हद से ज्यादा बहुत बढ़ जाए तो वही व्यक्ति राक्षस बन जाता है। तो ये बलात्कार की भाव जो अपराध है, या महिलाओं के खिलाफ कोई और अपराध है, ये कैसे होता है? और ये एक सेक्स का जो कारक है, जो यौन इच्छा का, यौन भावना का जो कारक है, ये इसमें कैसे एक अपनी भूमिका निभाता है? और साथ साथ से और जो पावर की एक भावना है, सत्ता की भावना है, वो इस पर कैसे अपना एक भूमिका निभाती है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मित्रों, बलात्कार क्या है? बलात्कार कानून की दृष्टि में देखा जाए तो किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री से उसकी मर्जी के बिना संभोग यानी शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार है। तो शारीरिक संबंधों का एक सर्वमान्य नियमन है विवाह समाज में। ये हर समाज में हर तरीके से नियमित किया जाता है। भारत में जहां तक हिंदुओं का सवाल है, एक स्त्री और एक पुरुष के विवाह का प्रचलन है। सन 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया था, तो इसमें नियमन लागू कर दिया गया। इससे पहले एक पुरुष अनेक विवाह या दो विवाह कर सकता था। ईसाइयों में एक स्त्री और एक पुरुष के विवाह का प्रावधान है। मुसलमानों में पुरुषों को चार विवाह करने तक की अनुमति है। मैं इसके कानूनी और सामान्य सामाजिक पहलू पे नहीं जा रहा। बात सिर्फ इतनी सी है कि पुरुष और स्त्री के मान्य संबंध, सहमति से बने संबंध, ठीक है, उसमें कोई अपराध नहीं है। और अगर इसको समाज की स्वीकृति मिल जाए, एक प्रथा के अनुसार जाए, तो ये विवाह है, तो ये बहुत अच्छी बात है। विवाह में जब भी किसी स्त्री या पुरुष का विवाह होता है तो यह एक सर्वमान्य बात है और इसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें यौन आकर्षण और मानसिक सामंजस्य, ये दो पहलू मुख्य होते हैं, तब वो विवाह उचित होता है और बहुत अच्छी तरह से चल सकता है।
तो कोई ऐसा संबंध जहां स्त्री और पुरुषों का आपस में शारीरिक संसर्ग और संबंध हो, सहमति से हो, तो क्या वो विवाह है? जी नहीं, विवाह नहीं है। विवाह के बाहर भी ऐसा बहुत बहुत कुछ होता है। और एक स्त्री और एक पुरुष से क्या ज्यादा के विवाह हो, तो क्या ये संभव था? जी हाँ, हमारे भारत देश में तो शुरू से ये परंपरा चलती रही थी। मित्रों, विवाह के संबंध में मैं बात करता हूँ वैदिक युग में। हमारे कई प्राचीन ऋषि थे, उनकी एक से अधिक पत्नियां थी। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। ऋषि कश्यप की कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि दो पत्नियां थी, और कहीं ये कहा जाता है 13 पत्नियां थी। मैं सचमुच आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मुझे इस विषय में अधिक जानकारी नहीं है। परंतु बात यह है कि एक से अधिक पत्नियां थी, तो क्या ये ऋषि अधिक कामुक थे? हमारे कई राजाओं ने अधिक विवाह किए। हमारे यहाँ ध्रुव तारा की एक प्रथा बड़ी प्रचलित है। ये कहा जाता है कि जो बालक ध्रुव था, उसने परमात्मा की इतनी तपस्या करी और ईश्वर की कृपा से वो ध्रुव तारा बन गया। उनके पिता की भी दो रानियां थी। तो बहुविवाह प्रथा, यानी बहुपत्नी विवाह प्रथा हमारे यहाँ शुरू से थी। ऐसा हमारे को ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। यदि हम रामायण काल में आए, तो महाराजा दशरथ श्री राम के पिताजी की भी तीन रानियां थी, परंतु श्री राम ने एक विवाह किया, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो क्या दशरथ जी मर्यादाहीन थे? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। समाज में ऐसा प्रचलन था, परंतु श्री राम ने एक ही विवाह किया। महाभारत काल में आ जाए, तो यहाँ पे भी वर्णन मिलता है कि बहुपत्नी विवाह था। महाभारत काल में महाराजा पांडु की दो पत्नियां थी, जो पांडवों के पिता थे, महारानी कुंती और माद्री। उनके बच्चे पांडव हुए और आपस में भाई कहलाए। परंतु इसी महाभारत में एक बड़ी विलक्षण एक चीज मिलती है, बहुपति विवाह। द्रौपदी के पांच पति कहे जाते हैं, परंतु कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि हमारे ग्रंथों में बहुत अधिक मिलावट की गई है। आर्य समाज के विद्वानों ने इस पे बहुत कार्य किया है। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया या समझ पाया, और उन्होंने कहा ये बहुत मिलावट की गई है, प्रशिक्षण किया गया है, और द्रौपदी के पांच पति नहीं थे। ये एक विश्लेषण का विषय हो सकता है, परंतु ऐसा था। तो ये क्या कहा जाए कि क्या अधिक कामुकता की भावना थी? उसके बाद आए, हम बाद में आते हैं, मध्ययुगीन युग में आते हैं। मुसलमान राजाओं ने अनेक विवाह किए, आप भी किए। और अलाउद्दीन खिलजी का एक जो हमला था चित्तौड़ पर, वो बड़ा मशहूर है कि महारानी पद्मिनी की सुंदरता पे मुग्ध हो गया था, और उसने वहां हमला किया, और बाद में महारानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया ताकि वो इन आतताइयों के हाथों ना पड़े। ऐसा बहुत वर्णन इतिहास में मिलते हैं कि मुस्लिम आतताइयों से बचने के लिए हमारी क्षत्राणियों ने जौहर किए, और उनके हाथों से जब भी उन्होंने हमले किए, राजाओं को हस्तगत किया, तो महिलाओं के साथ बहुत बलात्कार किए। ये कामुकता की भावना ही है। और राजाओं के हरम में अनेक रानियां हुआ करती थी। राजा अकबर का बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है कि उसने विवाह संबंध बनाए। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें कामुकता की भावना है या नहीं है, ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि उस समय उनकी राजनीतिक और सामरिक मजबूरियां नहीं हो, या कोई गठबंधन का कारण रहा हो कि अपने सामरिक और राजनीतिक हित हम बनाए। इसका कुछ वर्णन हम चाणक्य के समय में जाएं, राजा चंद्रगुप्त ने भी विवाह किया था महारानी हेलेना से, जो यूनानी साम्राज्य की एक सरदार की बेटी थी, एक क्षत्रप की बेटी थी। यूनानियों से बचने के लिए, उनसे मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए। तो ये देखा जा सकता है कि पुरुषों की इसमें प्रधानता रही है, और स्त्रियों का स्थान कुछ गौण रहा है। उनको इस्तेमाल किया जाता रहा, चाहे विवाह के रूप में भी, राजनीतिक और सामरिक संबंध बनाने के लिए। उसमें उनकी इच्छा रही हो नहीं रही हो, ये भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है। स्त्रियों के प्रति अपराध या बलात्कार जैसी चीजें हैं, शुरू से ही रही होंगी, बहुत पुराने से रही होंगी। मित्रों, एक चीज पे आपने कभी ध्यान दिया? हमारे यहाँ भारत में, खासकर सनातनियों में, राखी का त्योहार मनाया जाता है। बहन भाई को राखी बांधती है, क्या कहती है? भाई मेरी रक्षा करिए। भाई बहन को राखी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षा किस चीज की? किस चीज की रक्षा? आपने कभी थोड़ा सा भी ध्यान दिया? रक्षा उसके स्त्रीत्व की। क्या छोटा भाई बड़े भाई को राखी बांधता है? रक्षा अगर स्त्रीत्व की नहीं, तो क्या उसके सामान की? यदि सामान की रक्षा और उसकी संपत्ति की रक्षा, तो कोई भी छोटा भाई बड़े भाई को राखी बांध सकता था। छोटा संबंधी रिश्तों में, उम्र में जो छोटा है, बड़े संबंधी को राखी बांध सकता था कि मेरे सामान की, मेरी संपत्ति की रक्षा करना। स्त्री ने, बहन ने भाई को क्यों राखी बांधी? कि मेरे भैया मेरे स्त्रीत्व की रक्षा करना। यानी कि समाज में अपराध की प्रवृत्ति तब भी रही होगी, नहीं तो इस त्योहार की आवश्यकता ही ना पड़ती, या इस तरीके से बहन को भाई से कोई बंधन लेने की आवश्यकता ही ना पड़ती। तो ये शुरू से ही रहा है, और खाली इसमें हमें अपने समाज को, अपने देश को बदनाम करने की जरूरत नहीं है।
कुछ टूल किट और कुछ मीडिया भारत को वर्ल्ड की रेप कैपिटल ऐसा कह के दुष्प्रचारित कर रहे हैं। तो ये जो बलात्कार है, स्त्रियों के प्रति जो अपराध है, ये संपूर्ण विश्व में, अमेरिका में भी है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सभ्य देश माना जाता है, और अरब वर्ल्ड में भी है, और वहाँ स्त्रियों की जो स्थिति है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये समस्या हर जगह है, स्त्रियों के प्रति अपराध हर जगह है, बलात्कार हर जगह है, शुरू से रहे थे, और माफ कीजिएगा अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा ही रहेंगे। इनको समाप्त तो नहीं किया जा सकता, हाँ, इनको बहुत हद तक काबू किया जा सकता है। जैसे कोई भी अपराध, चोरी, डकैती, बलात् आतंकवाद, अ, गुंडागर्दी, किसी भी किस्म का जो अपराध है, ये बिल्कुल कभी भी समाज से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो अपराध है, ये किसी भी व्यक्ति के दिमाग में खुलते हैं। कारण वही तीन MSP, मनी, सेक्स एंड पावर, यानी सत्ता, धन संपदा और यौन भावना। हाँ, इनको बहुत हद तक काबू किया जा सकता है, भारत में भी किया जा सकता है। मित्रों, सेक्सुअल इंस्टिक्ट, यौन भावना कितनी बड़ी चालक शक्ति है जीवन में, ड्राइविंग फोर्स है। इसका उदाहरण देखिए महाभारत काल में, दोबारा से भीष्म पितामह के जो पिता थे महाराजा शांतनु, भीष्म जी का नाम देवव्रत था, वो अधेड़ उम्र में सत्यवती के प्रेम में पड़ गए, जो एक मछुआरन थी, और वियोग में जैसे पागल से हो गए। पिता से जब इस कारण पूछा पुत्र ने, तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि मुझे इस स्त्री से प्रेम हो गया, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो आप ये देखिए कि वह उम्र जो देवव्रत के विवाह की थी, जिसमें उस पिता को अपने पुत्र का विवाह करना चाहिए था, उन्होंने विवाह किया सत्यवती से, और पुत्र तैयार हो गया अपने पिता के प्रेम प्रसंग को ध्यान में रखते हुए कि मेरे पिता को आसक्ति हो गई इस स्त्री से, तो मैं पिता की भावना का सम्मान करूं। तो देवव्रत ने दो व्रत लिए, दो प्रतिज्ञाएं ली। एक तो मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और कभी राजा भी नहीं बनूंगा। यानी विवाह नहीं करूंगा तो बच्चे ही नहीं होंगे, तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा, और राजा भी कभी भी नहीं बनूंगा, ताकि सत्यवती और शांतनु से होने वाली संतानें राजगद्दी पे बैठे। अब आप ये देखिए ये क्या चीज थी। उस समय में भी जब सत्य का, नैतिकता का इतना बोलबाला था, एक राजा के ऊपर यौन भावना का कितना बड़ा आकर्षण आ गया था कि अधेड़ उम्र में अपने पुत्र का ध्यान न रखते हुए वो खुद स्त्री प्रेम में पागल हो गया और उसने विवाह किया। तो ये चीजें हैं, तो इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि यौन भावना जीवन का एक बहुत बड़ा कारक है। ये MSP तीनों ही बहुत बड़े कारक हैं, और कुछ लोग इससे ऊपर उठ जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपना वैवाहिक जीवन छोड़कर चले गए थे, सन्यासी बन गए। बाद में सैकड़ों हजारों लोग उनके भिक्षुक बन गए। उनके जाने के बाद ये अलग बात है कि वह व्यभिचार फैल गया, दुनिया के नजरों में भिक्षु और भिक्षुणियां रहे, साधु और साधुनियां रहे, परंतु व्यभिचार फैल गया, यानी वो यौन भावना से ऊपर नहीं उठ पाए। तो ये यौन भावना जीवन को चलाने का एक बहुत बड़ा सत्य है। जो इससे ऊपर उठ जाए वो सन्यासी बन जाता है, ईश्वर तुल्य बन जाता है। जो आम तरीके से जीता रहता है वो मानव बन जाता है, और जिनके अंदर ये यौन भावना बहुत बुरी तरह से चढ़ जाए वो राक्षस बन जाता है, या आज की भावना में कहें, आज की बात में कहें तो वो अपराधी बन जाता है। जब भारत आजाद हुआ मित्रों, तो हमारा हिंदू समाज कई प्रथाओं से उत्प्रेरित था। कई प्रथाएं थी, कुछ थी, और यहाँ पे एक से अधिक स्त्री से विवाह करने की प्रथा थी। 1955 में देश के हिंदू कानूनों में एक आमूलचूल परिवर्तन आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया, जिसमें एक पति और एक पत्नी के विवाह का प्रचलन अनिवार्य कर दिया गया कानूनन, और दो पत्नियां यानी दो से अधिक पत्नियों से विवाह करने पर कानूनी दंड दिया जाने लगा। इसमें भी कुछ अपवाद छोड़े गए, कुछ ऐसी जातियां, जनजातियां जहां बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी उनको बचा दिया गया, परंतु यह संख्या बहुत नगण्य है। ऐसा मुस्लिम समाज के साथ नहीं किया गया। तो बात उभर के ये आ रही है कि जो काम भावना है, सेक्सुअल डिजायर है, ये मानव जीवन को चलाने का एक बहुत बड़ा कारक रहा है, और इसको सरकार द्वारा नियमित किया गया। तो ये तो हो गई विवाह की बात, विवाह कैसे थे कैसे नहीं थे, एक विवाह लागू कर दिया गया, समाज में नियमन कल कर दिया गया। तो विवाह के अलावा भी क्या स्त्री पुरुष के संबंध हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं, पहले भी रहे हैं। तो इसका क्या एक उदाहरण रहा है? वेश्यावृत्ति समाज में आज भी है, स्वीकार करना पड़ेगा, और शुरू से भी थी। बहुत ज्यादा तो नहीं, इसका वर्णन महात्मा बुद्ध के काल में भी मिलता है। महात्मा बुद्ध के काल में वैशाली गणराज्य की एक नगर वधु हुआ करती थी, आम्रपाली। जिन्होंने भी इतिहास थोड़ा सा पढ़ा है उनको अवश्य पता होगा, और वो बाद में महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई, उसने वो मार्ग छोड़ दिया। नगर वधु ऐसा कहा जाता है कि ये राज्य नृत्य की हुआ करती थी, और इसकी पहुंच राजाओं, सामंतों और बहुत धना सेठों के ऊपर आ करती थी। बात यह क्या है कि अपने रूप जाल से, अपने नृत्य कला से लोगों को ये रिझाती थी। तो क्या है, आखिरकार कहीं ना कहीं शरीर, रूप, यौवन का इस्तेमाल किया गया। और ये भी कहीं कहा जाता है, ऐसे भी संदर्भ मिलते हैं कि उनके यौन संबंध
बड़े उच्च लोगों से हुआ करते थे, पर समाज में उनको अच्छी दृष्टि से देखा जाने लगा। बाद में धीरे धीरे वेश्यावृत्ति खूब आई। मुस्लिम काल में तवाइफों के कोटे भी खूब खुले, वहां स्त्रियां संचालिकाएं भी बनी। तो कहने का भाव ये है कि स्त्री पुरुष के संबंध वहां पे सहमति से होने लगे, चाहे उन स्त्रियों की कोई मजबूरी रही हो, चाहे उन्होंने वो पेशा अपनी मर्जी से अपनाया हुआ हो। पुरुष लोग वहां जाते थे और अपनी यौनाकांक्षा मिटा देते थे, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। तो इससे क्या सामने आता है? सामने ये आता है कि यौन आकर्षण, यौन भावना, सेक्सुअल डिजायर एक बहुत बड़ा कारक है मानव जीवन को चला के रखने का, एमएसपी के साथ, यानी मनी, धन संपदा, सेक्स यानी कि यौन भावना, और पावर यानी सत्ता। सारा विश्व किसी ना किसी तरीके से इन तीन धुरियों पे ही घूम रहा है। तो इस विषय पर बात करने का मेरा कारण क्या है? और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बलात्कार से ये चीज कैसे रिलेट होगी, कैसे संबंध होगी। इसका कारण ये है मित्रों कि बलात्कार एक एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिलेशन है, यानी कि एक बहुत उच्च कोटि की विभत्स भावना, यानी कि ऐसी सेक्सुअल रिलेशंस, ऐसे यौन संबंध जिसमें स्त्री की सहमति ना हो। विवाह में स्त्री और पुरुष की ऐसा माना जाता है कि उनके संबंधों में सहमति होती है, हो ना हो, कल को तालाक का कारण बने, आपस में मारपीट का कारण बने, कुछ बने, वो एक अलग बात है। समाज में जो विवाहेतर संबंध बनते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी बन जाते हैं। विवाहित स्त्री बाहर संबंध बना लेती है, विवाहित पुरुष बाहर संबंध बना लेता है। आपस में विवाह के अलावा भी संबंध बनते हैं। कोई स्त्री पुरुष विवाहित ना हो तो उनके संबंध बन जाते हैं। तो ये चीजें, इसमें कहीं ना कहीं स्त्री की सहमति और पुरुष की तो होती है, स्त्री की सहमति भी होती है। तो इसमें बलात्कार जैसी कोई भावना नहीं होती, कोई ऐसी बात उठकर नहीं आती, चाहे समाज उसको अच्छी दृष्टि से देखे ना देखे, परंतु ये कड़वी सच्चाई है, ये चल रही है। सेक्सुअल इंस्टिंक्ट यानी यौन भावना इतनी प्रबल है, इतनी प्रेरक है कि पर्दे के पीछे ये संबंध खूब चलते हैं, चलते रहते हैं समाज में। और आजकल तो एक और नई चीज आ गई है, लिव इन रिलेशनशिप, और कानून ने इसको मान्यता दे दी है। समाज चाहे दबे कुचले, इसको मान्यता दे ना दे, बड़े बड़े शहरों में चल रही है, और अब तो ये छोटी छोटी जगहों पे आ गई है। इसके कई कारण हैं। कई कारण है कि समाज में आता खुलापन, स्त्रियां पढ़ रही हैं, पुरुष पढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, और उसको ये कहा जा रहा है कि हम स्वतंत्रता हैं, हम अपने शरीर के साथ जो मर्जी करें। ये उचित है, नहीं उचित है, इस पे एक सामाजिक मुद्दे पर एक नई बहस हो सकती है, ये यहाँ का मूल मुद्दा नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं ये एक कारक बन जाता है बलात्कार का, या स्त्रियों के विरुद्ध एक अपराध का। ये कैसे बन जाता है? स्त्री पुरुष के संबंध है, और किसी कारणवश पता लग गया, किसी को एक्सपोज हो गया, तो स्त्री के पास अपने आप को बचाने का तरीका है कि जी मेरे साथ बदतमीजी करी है, मेरे को ब्लैकमेल किया है। ऐसे अखबारों में खूब घटनाएं पढ़ने को मिल जाती हैं कि जी शादी का मेरे को बहाना दे दिया, शादी का वादा कर दिया, और इस पुरुष ने मेरे साथ संबंध बनाया, अब शादी से इनकार कर रहा है। ऐसी भी घटनाओं का वर्णन मिलता है जब स्त्री को पता है कि ये जो पुरुष है जो मेरे से संबंध बना रहा है, ये पहले से शादीशुदा है। वो यह कहती है कि इस पुरुष ने कहा था मैं अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दूंगा, या मुझे तो पता ही नहीं था ये शादीशुदा है। वहां उस हद तक सहमति होती है। और कानून क्या कहता है? स्त्री की सहमति के बिना, उसकी इच्छा के बिना अगर संबंध बना दिया जाए तो यह बलात्कार है। उसकी इच्छा जबरदस्ती भी ली जा सकती है, उसको डरा के धमका के, पर स्त्री को पता होना चाहिए कि मेरे को डराया धमकाया जा रहा है, अब तेरे किसी संबंधी को मार देंगे, जान से मार देंगे, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। तो ऐसे संबंध स्त्री को नशे में डालकर, किसी ऐसी स्थिति में डालकर कि जब वो संबंध बनाने की, सहमति देने की स्थिति में ही ना हो, ऐसे संबंध बनाया जाना भी बलात्कार है। तो ये सब चीजें कानूनी दृष्टि में तब देखी जाएंगी जब ये कोई मुकदमेबाजी होती है या चीज सामने आती है। पर स्त्री का ये कहना कि जी मेरे को बेवकूफ बना दिया, मैं तेरे से शादी कर लूंगा, मेरे से संबंध बनाया, तेरी नौकरी लगवा दूंगा, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरे से संबंध बना, तो इस तरह के कानूनन पचड़े बहुत सामने आ जाते हैं। इसमें तो बहुत बातें उठती हैं, ये बलात्कार है नहीं है बात की बात है, परंतु ये मैं अवश्य कहूंगा कि उस मौके पर जब संबंध बनाया गया, उसको, स्त्री को, ना तो उसकी सहमति भी, उसको डरा धमका कर ली गई, ना कुछ लेकर कह कर ली गई। ये एक सीधी सी सामान्य सी बात थी। ये जरूर है कि पुरुष के मन में कपट था। ऐसे भी मामले सामने आते हैं जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये होता है, 18 साल की कम उम्र की लड़कियों के साथ ये हो जाता है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की लड़की, कानूनन दृष्टि में ये कहा गया है कि वो सहमति देने की स्थिति में नहीं होती कानूनी दृष्टि से। यानी अगर वो अपनी मंजूरी दे भी दे कानूनी दृष्टि से, कि मेरे साथ संबंध बना लो, तो कानून उसको नहीं मानता। वो मानता है कि मानसिक दृष्टि से अपरिपक्व है, उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं है, और वो संबंध बलात्कार माना जाएगा। यहाँ तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी संबंध मानाए जाते हैं। और ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जब
परिवार के अपने लोगों द्वारा बच्चियों का शोषण किया गया, छोटी छोटी बच्चियों का, दादा द्वारा पोती द्वारा, ऐसे भी मामले सामने आए हैं। रिश्ते में चाचा द्वारा भतीजी द्वारा, मामे द्वारा भांजी द्वारा, ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं, बच्ची को पता ही नहीं है। और ऐसे सहमतिपूर्ण संबंध भी सामने आए हैं, देवर भाभी के द्वारा के बीच में, जीजा साली के बीच में, चाचा भतीजी के बीच में, रिश्ते के भाई बहनों के बीच में। तो आप देखिए इसके मूल में क्या है, इसके मूल में है काम भावना, सेक्सुअल डिजायर। इतनी प्रबल हो गई, इतनी ज्यादा प्रबल हो गई कि रिश्तों का कोई मान ही नहीं रखा, रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी। या जहां बच्ची छोटी है, रिश्ते में आपकी पुत्री के समान है, आपकी बहन के समान है, या स्त्री आपकी माँ के समान है, दोनों की भावना इतनी हो गई कि उन्होंने रिश्तों का मान नहीं रखा, कहीं जबरदस्ती करी, कहीं दोनों ने अपने शारीरिक संबंध, अपनी सहमति से संबंध बना लिए। तो बात उभर कर क्या सामने आ रही है कि ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, भावना है। जहां भावना सहमति की हो, रिश्ते हो, वहां ना माना जाए, यहाँ अनैतिक है। जहां रिश्ते हों और एक पक्ष ने यानी पुरुष पक्ष ने, वो लड़की छोटी है, उसकी उम्र इतनी छोटी है कि वो चीज को समझ ना जाए, उसका शोषण किया जाए, वो बलात्कार है। और जहां बलात्कार है वहां तो बलात्कार आई है। तो मूल में क्या है, मूल में है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, काम की भावना। तो बलात्कार रोका कैसे जा सकता है, जब बलात्कार का मूल आधार ही सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, वो इतनी प्रबल हो जाए, ना कानून को माने, ना रिश्ते नातों को माने, बेकाबू हो जाए बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी भावना है कि इस सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को ही नियमित किया जाए, इसको रोका जाए। यानी बीमारी ऐसी कि उसकी जड़ पर प्रहार किया जाए, उसके कारणों को ना रोका जाए, नहीं तो बीमारी फिर उभर आएगी। ये बलात्कार ऐसे ही रुकेगा। मैंने मित्रों आपको दो कारण और बताए हैं जो मानव जीवन के कारक हैं, यानी कि मनी, धन संपदा, और पावर यानी कि सत्ता। इनको भी रोकने के कारक हैं। अब आप देखिए किसी व्यक्ति के अंदर धन संपदा का कितना लालच होता है। कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई डाका डालता है, कोई रंगदारी करता है, कोई एक्सटॉर्शन करता है। सरकारी कर्मचारी हैं, नहीं है, जो कहीं भी संस्था में काम करते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं, गलत तरीके से धन संपदा कमाते हैं। तो उनके अंदर धन संपदा की बहुत अधिक भावना है। कुछ लोग सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते। एक वर्ग ऐसा है, उसको सत्ता और पावर चाहिए ही चाहिए। आज इस दल में तो कल उस दल में। राष्ट्र सेवा और समाज सेवा और देश सेवा का नाम लेते हैं, पर आखिर उनका उद्देश्य क्या है, सत्ता। सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते। सत्ता की भावना अंदर इतनी प्रबल है, किसी के अंदर धन संपत्ति की भावना इतनी ही प्रबल है, और किसी के अंदर सेक्स की भावना इतनी ही प्रबल है। तो संपदा की भावना को कैसे रोका जाए, कड़े कानून बना के, नैतिकता बना के। और सत्ता की भावना को कैसे रोका जाए, नियमन बना के कि इस हद तक आपको सत्ता मिलेगी। ऐसे मेरा पुराना वीडियो भी था इसके ऊपर, पिछले हफ्ते मैंने बनाया था, आप उसको देख सकते हैं, कि कुछ नियम बना दिए जाएं कि सत्ता, पावर कैसे मिलनी है, कैसे नहीं मिलनी है, कहाँ कानून में चुनाव लड़ सकता है, कहाँ नहीं लड़ सकता है, किस उम्र तक रह सकता है। तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं, अगर इनके ऊपर कोई किसी किस्म का संतुलन या चेक नहीं होगा, ये उछृंख हो जाएंगी और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। जैसे हमने चोरी डकैती को रोकने के, भ्रष्टाचार को रोकने के कानून बना रखे हैं, सत्ता को रोकने के भी कुछ नियमन हैं और होने भी चाहिए। इसी तरह से अगर बलात्कार को रोकना है, तो बलात्कार सबसे विभत्स अपराध है, सबसे घृणित श्रेणी का, सबसे उच्चतम श्रेणी का अपराध है। कम श्रेणी का अपराध छेड़छाड़ है, और कम श्रेणी का अपराध स्त्री का स्त्रीत्व भंग करना है, उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करना है, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है ताकि वो शारीरिक संबंध बनाए। तो इसके मूल पर वार करना पड़ेगा, तब जाके स्त्री के विरुद्ध अपराध की, यौन अपराधों की ये जो बाढ़ सी आई हुई, ये रुकेगी। इसमें बलात्कार भी रुकेंगे, और मोलेस्टेशन और उसकी आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, ये चीज भी रुकेगी। मित्रों देखिए, किसी के अंदर धन संपदा की कम भावना होती है। कोई 100 रुपए में भी अपराध कर लेता है, कोई 1000 में भी नहीं करता, पर लाख रुपए का लालच आ जाए तो वो गलत तरीके से उन पैसों को, संपत्ति को हथियाना चाहेगा। किसी सरकारी कार्यालय में कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी है, ये बड़ा ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेता, कोई कहते हैं अरे तो 100 रुपए में बिक जाता है, कोई कहता है तो लाख रुपए से नीचे बात नहीं करता, कोई कहता है करोड़ रुपए दो तो ये भी बिक जाएगा। किसी को सारी दुनिया की संपत्ति भी नहीं की सकती, उसका जो नैतिक चरित्र है इतना मजबूत है। किसी को सत्ता बिल्कुल चाहिए ही नहीं, कुछ कुछ तरीके से लेना चाहता है। और कुछ इसी तरह से यौन भावना के अपराधों पर आ जाए, कुछ लड़कियों से यौन भावना यानी मोलेस्टेशन करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, कुछ बलात्कार कर लेते हैं। यानी जिनकी आपराधिकता जितनी ज्यादा हो जाती है, वो उतने तीक्ष्ण अपराध कर लेता है। तो ये कैसे रुकेगा, ये कैसे होगा, इस पर हमें 3 तरीके से काम करना पड़ेगा। 2 तरीके हैं प्रिवेंटिव तरीके, यानी रोकथाम वाले तरीके। नंबर 1 तो है कि समाज में नैतिकता की भावना हो,
पर मुझे अफ़सोस है और जो हालात चल रहे हैं लगता तो नहीं कि ऐसा होगा। जिस समाज में सत्ता के पीछे लोग पागल हों एक वर्ग, धन संपदा के पीछे बहुत पागल हों लोग, किसी भी तरीके से बस धन संपदा आनी चाहिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, वहाँ पर एक पहलू कि सेक्सुअल क्राइम ना हो, यौन अपराध ना हो, ये बहुत मुश्किल है। फिर भी सबसे अच्छा तरीका तो है कि नैतिकता हो। पुरुष को ये समझना पड़ेगा कि स्त्री की भी एक मर्यादा है, उसकी भी एक सीमा है, उसके शरीर के साथ उसकी एक मंशा है, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई अपराध ना किया जाए, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन ना बनाए जाएं, उसकी एक इच्छा है तो ये किया जाए। हर स्त्री का एक ऐसे सम्मान करे जो मूल भावना है कि उसको माँ, बहन और पुत्री की दृष्टि से देखा जाए। तो इससे फर्क पड़ेगा कि कोई भी स्त्री है कि मेरे घर में भी माँ है, मेरे घर में भी बहन है, मेरे घर में भी पुत्री है, इस तरीके से देखा जाए तो ये अपराध भावना रुकेगी। दूसरा क्या है, स्त्रियों से भी मैं प्रार्थना करूंगा और महिलाओं से, और लोग सोचेंगे कि ये क्या बातें कर रहा है, पिछड़ेपन की बातें कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अपना आचरण संभालिए, अपने कपड़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लोग कहेंगे ये क्या है, कि क्या छोटे कपड़े पहनने से ही सिर्फ बलात्कार होते हैं, पारदर्शी कपड़े पहनने से ही क्या बलात्कार होते हैं? छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होते क्या, जो 10-5 साल की, उन्होंने कौन से कपड़े पहन लिए? बुरके में कुछ स्त्रियां ढकी रहती हैं, उनके साथ क्या अपराध नहीं होते क्या बलात्कार जैसे? तो उन्होंने कौन से कपड़े पहन लिए? तो इसके बारे में मैं कहता हूँ कि जो बलात्कारी है उसके दिल में, उसके दिमाग में तो तेजाब बन ही रहा है। उसको जहां मौका मौका मिलेगा तेजाब गिराने का, वो तो वहां गिराएगा। हो सकता है एक स्त्री, एक बच्ची, एक लड़की छोटे कपड़े पहन के जाए, पारदर्शी पहन के जाए, पर वो समाज में इतनी शक्तिशाली है, इतनी पढ़ी लिखी है, वो अपराधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर उसके दिमाग में वो प्रेरक चीज तो बनी गई, वो सारा दिन तो पॉर्न देख रहा है। पॉर्न समाज में यूट्यूब पे आ, और सोशल मीडिया पे खूब पनप रही है। इसको रोकना अभी तक तो संभव है नहीं। सारा दिन पॉर्न देखेगा, शराब पिएगा, नशा करेगा, तो उसको जहां अपना इजी टारगेट लगेगा वहां वो हाथ डालेगा। वो उसके परिवार की स्त्री भी हो सकती है, परिवार की महिला भी हो सकती है, कोई जानकारी भी हो सकती है, ना जानकारी भी हो सकती है। वो किसी पर बड़े दिन से दृष्टि भी रखेगा कि जब मौका लगेगा मैं इसको अपना शिकार बना लूंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जहां उसको मौका मिला, उसके अंदर इतनी प्रबल सेक्स की भावना कि जहां मौका मिला, जहां कोई स्त्री और उसको औरत ऐसी लगी कि अब मैं इसके ऊपर अपना हाथ डाल सकूं, हथियार डाल सकता है। छोटे कपड़े वाली पे नहीं डाल सकता, बड़े कपड़े वाली अकेली जा रही है, समाज में अकेली बैठी है, घर में अकेली है, उसके ऊपर हाथ डाल सकता है। यानी उसके टारगेट दो हो सकते हैं, सोचा समझा टारगेट जिसके ऊपर कई टाइम से दृष्टि रख रहा है, और आसानी से भला एक सर्कमस्टांशियल टारगेट, अचानक दिल में उसके अपराध भावना तो है, जहां मौका मिला उसने अपना तेजाब वहां गिरा दिया। तो अपना बचाव करें। आपके कपड़े आपको ऐसे बचाएंगे कि अगर सब स्त्रियां अच्छी तरह से ध्यान करें, तो जिस छोटी कपड़ों और जिस पारदर्शी कपड़ों वाली स्त्री को देख के उसके अंदर मन भावना आई, वहां से उसके मन में थोड़ी रुकावट आएगी और वो किसी को भी टारगेट बचाने से शायद थोड़ा सा रुक जाए। इसको आप इस दृष्टि से देखिए कि छोटे कपड़े पहनना हमारा अधिकार है, हम आधुनिक हैं, पारदर्शी कपड़े पहने हमारा अधिकार है, आ, हमारा अधिकार है, हमें कानूनी दृष्टि से इसकी मंजूरी मिली है, आपको क्या, आप अपनी नजरें ठीक रखें, स्त्रियां ये बोल सकती हैं। ठीक है, बोल दीजिए। एक पुरुष कल को कच्छा पहन के कहीं चला जाएगा, खाली बनियान में आ जाएगा, क्या कहेंगे कि बदतमीज है, इसको अकल नहीं है कि समाज में कहाँ जगह कैसे जाना है। तो अगर आप उससे ये अपेक्षा करती हैं, समाज अपेक्षा करता, तो आप भी थोड़ा सा ऐसा करिए ना, अपने कपड़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, छोटे कपड़े मत पहनिए। आपके छोटे कपड़े पहनने ना पहनने से आप पे शायद फर्क ना पड़े, कोई ऐसी बच्ची या कोई ऐसी स्त्री बच जाएगी जिसके तरफ सामाजिक कवच नहीं है, जो अकेली जा रही होगी, जो बेचारी घर में अकेली बैठी होगी, जिसके कपड़े भी पूरे होंगे, पर आपको देख के किसी अपराधी प्रवृत्ति के दिमाग में जो तेजाब बन रहा होगा, वो तेजाब उस बच्ची के ऊपर गिर जाएगा, उस महिला के ऊपर गिर जाएगा। आप तो बच जाएंगी क्योंकि आप सामाजिक रूप से सक्षम है। और दूसरी बात, अगर आधुनिकता की परिभाषा आप इसको कहते हैं तो माफ कीजिएगा, आधुनिक क्या सेना की अधिकारी हमारी बहनें और बेटियां नहीं है? आईपीएस और आईएएस अधिकारी महिलाएं नहीं है? इसरो में बैठी वैज्ञानिक नहीं है? एम्स में बैठी क्या डॉक्टर नहीं है, जहां पे ड्रेस कोड और उसका पालन करती हैं? क्या समाज में जाना, स्टेज पर जाना, छोटे कपड़ों में जाना, यही आधुनिकता है? तो माफ कीजिएगा, ये तो फिर आपके दिमाग की गुलामी बनी है। जैसे स्त्रियों को पुराने जमाने में बिल्कुल दबा के रखा जाता था, वो एक अतिवादिता थी, तो ये भी एक अतिवादिता है। पुरुषों का कच्छे में कहीं निकल जाना, बनियानों में निकल जाना, या लंगोटी पहन के कहीं चले जाना, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? कहेंगे ना बदतमीज है, क्या है, इसको तमीज नहीं है कपड़े पहनने की, थोड़ा तो लिहाज करे, थोड़ी तो नजाकत रखे। तो आप प्लीज ये रखें, अपने लिए नहीं, आप तो बच जाएंगी, किसी ऐसी स्त्री के लिए, किसी ऐसी बच्ची के लिए जो शायद कपड़ों के बावजूद ना बच पाए, क्योंकि आपको देख के इस वैशी के दिल में जो तेजाब बन रहा है वो तेजाब वहां ना गिर जाए। तो इसका कृपया ध्यान रखिए। और तीसरी बात, मैं समाज से ये प्रार्थना करूंगा
कि ऐसे सब अपराधियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। बिल्कुल समाज में उनसे बोलचाल बंद कर दें, उनके परिवार का भी हुक्का पानी बंद कर दें। जो औरों की इज्जत नहीं करता, उसके घर परिवार को जब पता लगेगा कि हमारे साथ कोई बोलचाल नहीं रखेगा, तो अपने बच्चों को वो समझाएंगे। और माँ बाप अपने बच्चों को समझाएं कि औरतों की इज्जत कर। हम अपनी लड़कियों को समझाते हैं, बेटा ध्यान रखो, कपड़े अच्छे तरह से पहनो, गलत तरीके से मत जाओ, रात को मत देखो। तो लड़कों को भी समझाना चाहिए और समझाएं कि बदतमीजी मत करो। अगर किसी लड़की से बदतमीजी करेगा तो तेरे को जूते मार के घर से बाहर निकाल देंगे, संपत्ति से बेदखल कर देंगे। जब घर की सपोर्ट नहीं मिलेगी, समाज की सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो लड़कों को अकल आएगी। और तीसरी बात, मैं अपने समाज के धर्मगुरुओं से फिर प्रार्थना करूंगा। उनसे उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि ऐसे दो महान अपने धर्मगुरु जिनके पीछे लाखों करोड़ों लोग पागल थे, वो जेल काट रहे हैं इन्हीं यौन अपराधों के कारण। उनका नाम लेना मैं नहीं चाहता, आप लोग समझ जाएंगे। फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि समाज में चेतना फैलाएं, अपने वहां पे अनाउंस कर दें कि जो लड़का ये बदतमीजी करता है, दिल से मेरे यहाँ पे डेरे पे मठ पे बिल्कुल ना आए। और ये नाम करें कि जो ये गुनाह करेगा उसके परिवार को हम यहाँ घुसने नहीं देंगे, कोई नाम दाम नहीं देंगे। और समाज से करें कि इन लोगों का बहिष्कार कीजिए जिनके लड़के ऐसा काम करते हैं, तो इससे रोक लगेगी। और अंतिम चीज इसमें है कानून। कानून अपना काम करे। जो कानून की व्यवस्था के संचालक हैं इसमें, पुलिसकर्मी, जजेस और वकील, वो इसमें तुरंत एक्शन लें। अब कोलकाता कांड पर इतनी बहस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जी नया कानून लाएंगे। कानून तो पहले से भी बहुत है, पर इस पे पुलिस द्वारा एक्शन ही नहीं लिया गया। इसमें अखबार और टीवी चैनल भरे पड़े हैं, मुझे बहुत कहने की जरूरत नहीं है। एफआईआर तक नहीं हुई। इसको एक आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, सबूत मिटा दिए गए। बाद में माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मामला सीबीआई को गया और वहां की सुरक्षा केंद्रीय एजेंसी सीआईएसएफ को सौंपी गई। यदि उस पर उस घटना पर समय रहते व्यापक रूप से संज्ञान ले लिया जाता, एक्शन ले लिया जाता, तो शायद आज इसमें कोई ना कोई रिजल्ट निकल जाता। तो कानून अपना काम करे। ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। जो पुलिसकर्मी, वकील, जज इसमें लिप्त हैं, इन संचालन जिनके कंधों पर है चीजों का, वो कृपया ध्यान रखें कि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। उनके घर परिवार की जानकारी की किसी स्त्री, किसी बच्ची के साथ भी हो सकती है। तो कृपया इसका पालन करें। तो बात यह है कि इस उठती हुई यौन उत्कंठा पर काबू करना बहुत जरूरी है। यदि यही नियमित हो गई, तो बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ ये चीजें रुक जाएगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूँ, बहुत बड़ी बात आपके सामने कह रहा हूँ, कि कानून कितने से कितना सख्त हो जाए, बलात्कार पूरी तरह से नहीं रुकेंगे। क्योंकि कानून कितने से कितने सख्त हो गए हैं या हैं, समाज में कोई अपराध पूरी तरह से कभी ना रुका है, ना कभी रुक सकता है। समाज में अपराध सख्त से सख्त कानूनों के बावजूद भी सिर्फ 95% रुकेगा। क्यों? दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपराध नहीं करते। कानून हो ना हो, नियम हो ना हो, वो दिल के इतने अच्छे होते हैं, दिमाग के इतने अच्छे होते हैं, उन्होंने अपराध करना ही नहीं, बुरे काम करने ही नहीं। ये गलत है, मैं ये करूंगा ही नहीं। 5% लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर आपराधिकता की भावना इतनी अधिक होती है कि अपराध करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। कानून कितना सख्त है, हमको फांसी पे लटका दें, उन्होंने अपराध करना ही करना है। हाँ, 90% लोग ऐसे होते हैं, कानून अगर सख्त होगा वो अपराध नहीं करेंगे, और सख्त नहीं होगा उनमें से कुछ अपराध करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो यानी कि जब कानून सख्त होगा, इन 90% लोगों को रोक पाएगा, क्योंकि 5 ने तो अपराध करना ही करना है। 90 रुक सकते हैं और 5 ने अपराध करना ही नहीं है। तो यानी 95% लोग अपराध नहीं करेंगे। और कानून जितना मर्जी लचर और घटिया हो, 5% अपराध कभी नहीं होगा। तो जिन्होंने अपराध नहीं करना, वो कभी भी नहीं करेंगे। वो दिल और दिमाग के इतने अच्छे हैं, सत्पुरुष हैं। और 90% उनमें से लोग अपराध करेंगे ही करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ट्रैफिक लाइट्स पे देख सकते हैं। ट्रैफिक लाइट है, 5% लोग कभी भी ट्रैफिक लाइट को नहीं तोड़ेंगे। पुलिस वाला खड़ा हो, नहीं यार मैं नहीं गलत गाड़ी चलाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। 5% लोग पुलिस वाले हों, सख्ती करें, उसके बावजूद गाड़ी निकाल के ले जाएंगे। पुलिस वालों को भी उन्होंने मारा, अपनी गाड़ी के बोनेट पे पकड़ के घसीट दिया, लोगों को टक्करें मार दी। उनके अंदर आपराधिकता की भावना इतनी है। और 90% लोग तब खड़े होंगे डर के मारे, नहीं भाई अब लाइट नहीं तोड़नी, पुलिस चालान काट देगी, अंदर कर देगी। तो कानून 95% लोगों को रोकेगा, 5 कभी नहीं रुकेंगे, 5 हमेशा रुकेंगे। तो 90% लोगों पे नकेल कानून कसेगा। तो इसलिए मेरी सरकार से, समाज से सबसे प्रार्थना है, कानून सख्त हो, अपनी नैतिकता की भावना जगाइए, अपने लड़कों को और बच्चों को समझाइए कि ये ऐसा ना करें, महिलाओं की इज्जत करें, उनकी ना होती हैं, उनको अपनी शारीरिक संबंधों का, शारीरिकता का पूरा उनको अधिकार है। स्त्रियां आपकी संपत्ति नहीं है। और धर्म गुरुओं से फिर प्रार्थना करूंगा, आप समाज में संदेश दीजिए
और स्त्रियों से, महिलाओं से फिर प्रार्थना करूंगा, थोड़ा सा आप अपने पर ध्यान दीजिए। आपका अपने ऊपर ध्यान दिया जाना आपकी किसी सहेली, किसी बहन की जान बचा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ मित्रों। एक आपसे जाते जाते अपील करूंगा, मेरे कुछ वीडियो आए हैं, आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किए हैं। मेरे पास पोम्प एंड शो तामझाम ज्यादा नहीं है, बड़े सादे तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। कृपया मेरा सहयोग कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, फैलाइए। आपके सहयोग से मुझे आपके बीच आने का और नए नए विषय लाने का मौका मिलेगा और मुझे इसकी प्रेरणा मिलेगी। जय भारत। धन्यवाद।